नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानदीप द स्कूल फॉर कंपटीशन के इस सेशन में। प्यारे मित्रों, आज हम देखने वाले हैं विराम चिन्ह बिल्कुल बृहद रूप में और संपूर्ण जानकारी लेंगे विराम चिन्हों का। इसे साथियों कहते हैं अंग्रेजी में पंक्चुएशन। विराम चिन्ह का साथियों जो अर्थ होता है वह होता है रुकना या ठहरना। तो मित्रों, विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या ठहरना, लेकिन उसके पहले आप विराम चिन्ह क्यों पढ़ेंगे? विराम चिन्ह का सामर्थ्य क्या होता है, इसका पावर क्या होता है, शक्ति क्या होता है, सबसे पहले हम उससे परिचय करवाते हैं आपको, फिर पढ़ेंगे विराम चिन्ह। मित्रों, हमने यहाँ पर लिखा है दौड़ो मत रुको, एक अपना वाक्य है। आप देखेंगे कि इस वाक्य को दो तरह से लिखा गया है, दो तरह से नहीं, दो जगह लिखा गया है। एक ही वाक्य, एक ही शब्द बार बार यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन इसमें क्या है साथियों, हम सिर्फ विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो इसका जो अर्थ है ये उल्टा हो जाएगा। आप सोचिए कि वाक्य वही, शब्द वही, सर जी कह रहे हैं उल्टा कर देंगे, पगला गए हैं क्या? बिल्कुल सही, हम पगला गए हैं साथियों। विराम चिन्ह को पढ़कर आप भी पढ़िए और जानकार बनिए। आइए हमारे साथ, एक ही शब्द एक ही वाक्य लेकिन अर्थ उल्टा, बिल्कुल चमत्कार धांसू है। देखिएगा, हमने लिखा है कि दौड़ो मत रुको, हम यहां पर लगाते हैं कामा, इसे कहते हैं साथियों अल्प विराम। एक यहां लगाते हैं और एक यहां पर लगाते हैं। इससे तो होता है कि पढ़ते समय थोड़ा सा रुकना है, जहां पर लगता है तो पढ़ के यहां पर थोड़ा सा रुकेंगे। तो देखिएगा, दौड़ो मत रुको, दौड़ो मत रुको, क्या कह रहा है कि दौड़ते रहो मत रुको, रुकना नहीं है, कह रहा है कि दौड़ते रहो, नहीं रुकना है। अभी देखिएगा, उसको हम यहां पढ़ रहे हैं दौड़ो मत रुको। अरे आपने देख लिया होगा, दौड़ो मत रुको। अब क्या कह रहा है कि मत दौड़ो, रुक जाओ। अरे भाई, अभी कह रहे दौड़ो, अब कह रहे नहीं दौड़ो, सीधे उल्टा। हाँ, पावर है किसका? विराम चिन्ह का। तो साथियों, यदि आप ये पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, आप देखेंगे अवश्य ही स्किप बिना किए हुए। लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं विराम चिन्ह। मित्रों, भाषा को लिखते या बोलते समय, भाषा को लिखते या बोलते समय हम क्या करते हैं, कहीं कहीं पर ठहराव की आवश्यकता पड़ती है, जिससे भाषा हमारी स्पष्ट हो, शुद्ध हो जाए और भावपूर्ण हो जाए। तो साथियों, इन्हीं ठहराव के जगहों पर कुछ विशेष चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं मित्रों, और इन्हीं विशेष चिन्हों को साथियों हम विराम चिन्ह कहते हैं। और ये जो चिन्ह हमारे हैं हिंदी भाषा में 12-13 हैं, कुल मिलाकर आज हम 13 देखेंगे। तो साथियों आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूर्ण विराम। साथियों, पूर्ण विराम जब वाक्य पूरा हो जाए, जब वाक्य पूरा हो जाए और पूरा पूरा रुकना हो, तो साथियों वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। इसे कहते हैं अंग्रेजी में फुल स्टॉप। क्या है कि जब वाक्य पूरा हो जाए, वाक्य पूरा हो जाए और वाक्य के अंत में रुकना हो, तो वाक्य के अंत में ही ऐसे लगाते हैं फुल स्टॉप। इसे कहते हैं खड़े पाई। क्या कहते हैं? खड़ी पाई। और अंग्रेजी में साथियों फुल स्टॉप ऐसे होता है, बिंदी होता है। आशा करते हैं आपने समझा है। जब वाक्य पूरा हो जाए तो अंत में क्या है आपका, लगता है फुल स्टॉप। देखिएगा, राम स्कूल जा रहा है, वाक्य पूरा हो गया, हमने लगा दिया है फुल स्टॉप, खड़ी पाई। श्याम खाना खा रहा था, वाक्य पूरा हो गया, हमने लगा दिया खड़ी पाई। तो आपने यहाँ पर देखा है कि पूर्ण विराम प्रयोग कैसे करते हैं। साथियों, यही जो चिन्ह आपके हैं हिंदी में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनका क्या होता है कि आपको समझ नहीं आता है किसको कहाँ कब लगाएंगे, तो वही आप चीज देखिए। इसके बाद साथियों आता है अर्ध विराम। इसमें क्या होता है कि पूरा पूरा रुकते हैं। अर्ध विराम, अर्ध में साथियों कहता है आधा विराम रुकना होता है। तो जहां पर आधा आधा रुकते हैं, माने पूरा के आधा रुकते हैं, माने इसको क्या है, इसे कहते हैं 1 रुपया, इसे कहते हैं अठन्नी। आप समझ रहे हैं कि 1 रुपया अठन्नी, तो अठन्नी मतलब आधा होता है साथियों, 50 पैसा। तो देखिए, इसे कहते हैं अंग्रेजी में सेमी कॉलन। इसका चिन्ह साथियों, सिंबल कैसे होता है, चिन्ह कैसे होता है, यहाँ पर देखिए ये ऐसे करके और ये बना हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ, आप देख सकते हैं इसका यूज कैसे होता है। साथियों, इसका प्रयोग कहां करते हैं वो आप देख लीजिए। किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि, ये जो शब्द जहां भी आए तो उनके पहले आप बिना हिचकिचाए हुए सेमी कॉलन माने अर्ध विराम का प्रयोग कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लिख रहे होंगे, जो लिख रहे हैं वो सबसे आगे हैं। क्या बोल रहे हैं? किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए आदि शब्द जहां पर आते हैं तो उन शब्द के ठीक पहले आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। क्या चीज कि लगाते हैं ये, यहाँ पर देखिए किंतु आ गया, तो किंतु के ठीक पहले हमने लगा दिया है अर्धविराम, मतलब सेमी कॉलन। देखिए, राधा सुंदर है किंतु श्याम अति सुंदर है। आपने देखा क्या कि इसको पढ़ते आ रहे हैं और यहाँ पर हम थोड़ा सा रुक रहे हैं।
साथी विराम है ना, इसीलिए तो विराम है। देखिए, राधा सुंदर है किंतु श्याम अति सुंदर है। आशा करते हैं आप समझे हैं। एक बार देखिए, अर्धविराम प्रयोग कहाँ करते हैं? किंतु, परंतु, इसलिए आदि शब्द जहां पर आते हैं तो उन शब्दों के ठीक पहले हम अर्धविराम प्रयोग कर देंगे। साथियों देखिए, अल्प विराम, मित्रों अल्प विराम का प्रयोग कई जगहों पर करते हैं, अलग जगहों पर। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर हमने लिखा है, सबसे पहले इसे जान लीजिए, कहते हैं कामा अंग्रेजी में। ये जो है इसका चिन्ह ऐसे होता है, ये ऐसे इसका चिन्ह होता है। थोड़ा सा ये नहीं चल रहा है, चलिए अभी चलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं लगा हुआ है ऐसे कामा। एक प्रकार के शब्द जब कई बार आए साथियों, एक प्रकार शब्द जब कई बार आए तो वहां पर हम करते हैं अविराम का प्रयोग। जैसे देखिए, राहुल अपनी आन मान प्रतिष्ठा शान और मर्यादा सब खो बैठा था। आप देखें यार कि आन मान प्रतिष्ठा ये एक ही प्रकार के शब्द हैं, तो यहाँ पर हमने लगाया हुआ है क्या चीज? अल्प विराम। साथियों यहाँ पर जो राहुल है, आप राहुल किसी और को मत समझ लीजिएगा, बस यहाँ पर राहुल हमने लिखा है ये सामान्य तौर पर। आशा करते हैं आप अल्प विराम समझे होंगे। इसका प्रयोग साथियों और भी जगहों पर करते हैं, जैसे ये जहां पर इससे कम रुकना हो, अर्धविराम से जहां पर कम रुकना हो तो वहां पर प्रयोग करते हैं। ऐसे साथियों आप जहां भी ये लगा हो वहां आप जब पढ़ते जाएं तो थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा रुक जाएं। जब यहाँ लगा हो तो थोड़ा सा और रुक जाएं, और जब ये लगा हो तो पूरा पूरा रुक जाएं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विराम की अगली पार्ट। मित्रों, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसे कहते हैं साथियों मार्क ऑफ इंटरजेक्शन। इसका साथी क्या होता है कि जब वाक्य प्रश्नवाचक हो तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह इसका प्रयोग करते हैं। जब वह वाक्य से प्रश्न निकल रहा हो या प्रश्न पूछ रहा हो, देखिएगा तुम कहां जा रहे हो, प्रश्न पूछ रहा है, तो वाक्य के अंत में, बीच में नहीं साथियों, अंत में यहां पर लगाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए, क्या आपको वीडियो अच्छा लगा? अगर लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या आपको वीडियो अच्छा लगा? साथी जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो अंत में लगाएंगे ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो साथियों ये होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखते हैं, अगला अपना है विस्मय सूचक चिन्ह। साथियों ध्यान दीजिएगा, इसे पढ़ते समय भी हमारे हाव भाव बदल जाते हैं। यहाँ पर क्या है, तुम कहां जा रहे हो, देखिएगा ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर देखिए, क्या आपको वीडियो अच्छा लगा? फिर यहाँ पर देखिएगा, वाह क्या मजेदार भोजन है। तो ये पढ़ने का हमारे एक्सप्रेशन, भाव बदल जाते हैं साथियों इनके विराम चिन्हों के लगने से। आप देखिएगा कि विस्मय, आश्चर्य, घृणा, हर्ष को बोध कराने के लिए जो है हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसे कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। देखिए इसका जो चिन्ह होता है साथियों ऐसे ऐसे करके, और नीचे बूंदी होता है, मैंने खड़ी पाई और नीचे बूंदी होता है। मित्रों इसका प्रयोग कैसे करते हैं वो देखिए एग्जाम्पल में, वाह क्या मजेदार भोजन है, वाह क्या मजेदार भोजन है। विस्मय यहाँ पर प्रकट करते हैं, आश्चर्य प्रकट करते हैं। यहाँ देखिए, अरे नहीं उसे रोको, देखिए अरे नहीं उसे रोको, ओह मैं मर जाऊंगा, चाहे हाय मैं मर जाऊंगा। तो आप देखेंगे कि ये जो है ऐसे शब्द हैं या ऐसी जगह है जहां पर विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। फिर आप देख लीजिए, आश्चर्य, विस्मय, घृणा, हर्ष आदि को बोध कराने के लिए हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आप एग्जाम्पल देख ही रहे हैं, वाह क्या मजेदार भोजन है, लेकिन पढ़ते समय आप जो है इसका एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं। साथियों अगला चिन्ह अपना है उद्धरण चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह साथियों इसे बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। इसे साथियों कहते हैं अंग्रेजी में इन्वर्टेड कामास। इन्वर्टेड कामास कैसे लिखते हैं ये देखिए, ये ऐसे लगाते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं मित्रों, किसी के बात को ज्यों का त्यों रखना हो, जैसे कोई महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, तो जब ऐसे शब्द लिखते हैं साथियों, मैंने उनकी बात हो और आप लिख रहे हो ज्यों का त्यों, तो वहां पर क्या है कि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग, इन्वर्टेड चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसे डबल इन्वर्टेड कामा भी कहते हैं अंग्रेजी में साथियों, इसे कहते हैं डबल इन्वर्टेड कामा कहते हैं, फिर इन्वर्टेड चिन्ह का उद्धरण चिन्ह कहते हैं हिंदी में। जैसे तुलसीदास ने कहा, क्या कहा था, देखिए हमने यहाँ पर लगा दिया है इन्वर्टेड चिन्ह, मैंने उद्धरण कामा, रघुकुल रीत सदा चल आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। फिर अंत में हम इसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। ये ध्यान होना चाहिए, किसी एक तरफ नहीं लगाते हैं, दोनों तरफ होना चाहिए। मैंने जहां से वाक्य शुरू हो रहा है और जहां पर वाक्य खत्म होता है वहां पर हम इसको लगाते हैं, जहां से हमारी पंक्ति शुरू है और जहां खत्म हुई है। मित्रों इसमें उद्धरण जो चिन्ह होता है, इसका एक चिन्ह और होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह वो आप देखें कैसे होता है, वो जो होता है ऐसे होता है, ऐसे बस एक चिन्ह होता है।
इसमें क्या होता है कि शब्द पर विशेष बल दिया जाता है, कोई शब्द हो उस विशेष बल दिया जाता है, इसे कहते हैं सिंगल इन्वर्टेड कामा अंग्रेजी में। साथियों इसे कहते हैं अंग्रेजी में सिंगल इन्वर्टेड कामा। जैसे देखिए वाक्य में कि शब्द पर बल देने के लिए, जैसे देखिएगा जयशंकर प्रसाद की कामायनी, यहाँ पर क्या है कामायनी पर देख रहे हैं आप कि सिंगल इन्वर्टेड कामा लगाया हुआ है, तो मतलब क्या है कि इस वाक्य पर बल दिया जा रहा है। कामायनी क्या है, इन सब में विशेष है। तो जहां पर ये जो हमने लिखा है वाक्य या पंक्तियां, उनमें जो विशेष होता है, जो विशेष शब्द होता है, उसी पर लगाते हैं हम इकहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह साथियों इसे कहते हैं सिंगल इन्वर्टेड कामा, और इसे कहते हैं डबल इन्वर्टेड कामा कह सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 देखते साथियों, योजक चिन्ह है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में साथियों हाइफन। हाइफन कहते हैं अंग्रेजी में ये चिन्ह को, और जो चिन्ह होता है ऐसे होता है। आप देखेंगे इसका यूज कहाँ करते हैं, सामासिक मतलब समास वाले पद और युग्म माने जोड़े वाले शब्द में इसका प्रयोग करते हैं। कैसे, आप देखेंगे लाभ हानि, यहाँ पर देखिए बीच में जो चिन्ह लगा है इसे ही कहते हैं योजक चिन्ह। फिर देखिए आप एक एक, यहाँ पर जो चिन्ह लगाया साथियों उसे कहते हैं योजक चिन्ह। आगे देखेंगे ये जो लगाया है इसे कहते हैं योजक चिन्ह। समासिक साथी क्या होता है, द्विगु समास में आप देखेंगे कि द्विगु समास में, द्विगु समास का यही रूल ही है कि जहां पर योजक चिन्ह आ जाए वहां द्विगु समास होता है। अगर आप समास पढ़ना चाहते हैं साथियों तो आप प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, हमारा नीचे पड़ा हुआ है समास के, बहुत ही शानदार वीडियो बना हुआ है। तो आप देखें समासिक या युग्म जो शब्द होते हैं उनमें उनके बीच में लगाते हैं योजक चिन्ह। जैसे राम सीता हो गया तो उनके बीच में लगाते हैं चिन्ह, पवन पुत्र हो गया तो वहां पर लगाएंगे। तो ये चीजें हो गई युग्म जहां पर लगाते हैं योजक चिन्ह। साथियों अगला क्या अपना है 8वां निर्देशक चिन्ह। साथियों देखिए कि निर्देशक चिन्ह को कहां लगाते हैं, निर्देशक चिन्ह को इसे कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं डैश। साथियों इसे कहते हैं डैश कहते हैं। देखिए ये जो चिन्ह है ये क्या होता है कि जो हाइफन में जो होता है योजक उससे थोड़ा सा बड़ा, इतना बड़ा होता है, देखिए उससे थोड़ा बड़ा है, बड़ा है साथियों, इसे ही कहते हैं निर्देशक चिन्ह। इसका प्रयोग कहां करते हैं वो देखिएगा, कोई बात कहना हो, लिखना हो, बोलना हो, बताना हो तो वहां पर उन शब्दों के बाद जो है लगाते हैं हम अपना निर्देशक चिन्ह। क्या चीज, कहना हो, चाहे बोलना हो, बताना हो, लिखना हो। जैसे गांधी जी ने कहा, मैंने गांधी जी ने कहा, यहाँ पर कहा साथियों कहना आ गया है, देखिए यहाँ पर हमने लगाया है निर्देशक चिन्ह। ये क्या होता है, जो योजक होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, हिंसा मत करो, तो आप समझ गए होंगे। बाकी आप और आगे देख सकते हैं यहाँ पर क्या चीज कि इसका जो प्रयोग है निर्देशक चिन्ह का, उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, निम्नलिखित, निम्न, निम्नवर्णित, निम्नवत शब्दों के बाद जो है लगाते हैं निर्देशक चिन्ह। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, उदाहरण, उसका नाम निम्नलिखित है, देखिए निम्नवत है, निम्न है। तो साथियों जब निम्नलिखित या निम्नवत या निम्नवर्णित इसमें से कोई भी वर्ण आ जाए तो उसके तुरंत बाद जो है ये लगाते हैं निर्देशक का चिन्ह। देखिए श्याम राम मोहन, तो इस तरह से ये आपका रहा निर्देशक चिन्ह, उसका प्रयोग। साथियों अपना जो अलग चिन्ह है वो है कोष्टक, ब्रैकेट। साथियों ब्रैकेट में क्या करते हैं कि जब क्या है कि शब्द यह हो और उस शब्द से संबंधित यह शब्द क्या हो उसे अलग न कर सके, लेकिन वहां पर उसका यूज भी ना हो। जैसे एक ही शब्द के जब कई अर्थ होते हैं तो उसे सरल करके समझाने के लिए हम वहां पर प्रयोग कर लेते हैं। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल में कि आपके सामर्थ्य, सामर्थ्य हमने लिखा है शक्ति को, यहाँ पर लिखा हमने ब्रैकेट में। तो आप क्या देखे हैं कि जो ये सामर्थ्य है ये क्या है कि शक्ति का ही एक अलग नाम है। किस चीज पर विशेष बल देना हो तो वहां पर भी हम लगा सकते हैं ब्रैकेट, कोष्टक लगा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि क्रिया, सकर्मक और अकर्मक के उदाहरण दीजिए। आपने क्या देखा है कि क्रिया के पार्ट ही हैं कौन, सकर्मक और अकर्मक, हमने उसको कर दिया है कोष्टक में। तो ये चीजें आप यहाँ पर देखे हैं कि आपके सामर्थ्य, शक्ति को मैं जानता हूं, सामर्थ्य और शक्ति एक ही चीज है, लेकिन हमने शक्ति कर दिया है कोष्टक में ताकि ये जो सरल वाक्य है और सरल हो जाए और उसको बल दिया जाए। मित्रों अपना जो अगला यह चिन्ह है, यह जो विराम चिन्ह साथियों वो है हंसपद, हमने पढ़ा है इसको, इसे क्या कहते हैं त्रुटि बोधक। साथियों इसमें क्या होता है आप देखेंगे, इसका जो साथियों जो चिन्ह है ऐसे है। आप एक चीज देख रहे होंगे कि सर जी बोल रहे हैं कि बहुत सारे कोष्टक होते हैं, ब्रैकेट्स होते हैं। साथियों मैथ में होते हैं बहुत सारे ब्रैकेट, लेकिन फिलहाल हिंदी में तो हम ये 2 ही ब्रैकेट का यूज करते हैं, 2 नहीं, विशेष करके ये वाला यूज जो है काफी किया जाता है, बीच वाला। आप देखेंगे कि हंसपद त्रुटि बोधक का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो साथियों जब वाक्य में कोई शब्द क्या है छूट जाता है, जैसे आपने वाक्य जल्दी लिख रहा है, हमने लिखा कोई शब्द क्या है छूट गया, तो साथियों जब शब्द छूट जाता है तो उस शब्द के जहां छूटता है वहीं पर लगाते हैं हम
हंसपद। देखिए हम लिख रहे थे कि भारत का एग्जाम्पल हम लिख रहा था कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो जल्दी में क्या होता है कि हमने पक्षी छोड़ दिया था, तो पक्षी शब्द जहां छोड़े हैं वहीं पर लगाते हैं ये हंसपद वाला चिन्ह लगाते हैं, और बाकी ऊपर जो है लिखते हैं पक्षी। आप ये बात ध्यान देंगे। देखिए हमने लिखा भी है कि जब वाक्य में कोई शब्द छूट जाता है तो उसके नीचे लगाते हैं हंसपद। देखिए नीचे लगाते हैं हंसपद और ऊपर जो है उस शब्द को लिखते हैं। आशा करते हैं आप समझे हैं। आइए आगे देखते हैं साथियों। अपना अगला जो विराम चिन्ह है वो है रेखांकन चिन्ह। इसे कहते हैं अंडरलाइन अंग्रेजी में। ये आप देख सकते हैं ऐसे किया जाता है। इसमें क्या साथियों कि क्या है, किसी शब्द पर विशेष बल देने के लिए, विशेष जो है या उसे हाईलाइट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। हमने लिखा है कि रामचरितमानस तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ कृत है। आप यहाँ देखेंगे कि रामचरितमानस कुछ विशेष है, इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया गया है, अंडरलाइन कर दिया गया है। तो किसी चीज को विशेष करने के लिए हम वहां पर ये अंडरलाइन कर देते हैं, मतलब ये क्या है कि हमने रेखांकन चिन्ह लगा देते हैं। साथियों जो अपना अगला जो विराम चिन्ह वो है लाघव चिन्ह। सिंह आप इसे कहते हैं अब्रिवेशन। साथियों इसमें क्या होता है, ऐसे ये जो है शून्य जैसा बना होता है लाघव चिन्ह। इसका प्रयोग कहां से करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए। किस चीज को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा है प म मो मा। साथियों हमने लिखा है शॉर्ट में, इसका देखिए जहां जहां हमने लिखा है शॉर्ट में वहां पर हमने लाघव चिन्ह लगाया हुआ है। तो इसका होता है पंडित मदन मोहन मालवीय। देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय। देखिए क्री प उ आपने बहुत देखा होगा, यहाँ पर क्री ऐसे किया होगा, कृपया पृष्ठ उलटिए। तो आपने यह चीज देखा होगा, इसका यूज जान लीजिए लाघव चिन्ह का। अपना साथियों अगला जो लास्ट चिन्ह है वो है लोप चिन्ह, मार्क ऑफ ओमिशन। आप देखेंगे ऐसे बूंदी बूंदी करके लगा होता है। लोप चिन्ह क्या होता है कि जब वाक्य का कुछ अंश छोड़ दिया जाता है तो वहां पर लगाते हैं लोप चिन्ह। जैसे देखिए राधा ने मोहन से कहा, क्या पता नहीं है, कर दिया कल नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा, अब ये चीजें पता नहीं है। साथियों आशा कर नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि आपने वीडियो समझा है। अगर समझे हैं तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हाँ, और अपने विचार को कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे तक पहुंचाना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।